Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today we will discuss second part of relevancy of judgment, that is section 42 to section 44 of Indian Evidence Act 1872. So we will discuss the entire relevancy of judgment under this particular lecture. Along with the concept of these sections, we will discuss question asked by the examiner on these sections and the probable question which may be asked by the examiner on these particular sections. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है रेलिवेंसी ऑफ जजमेंट का सेकंड पार्ट, सेक्शन 42 से सेक्शन 44 इस पर पूछे गए क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Relevancy of Judgment Part 2, Indian Evidence Act 1872. Section 42 deals with relevancy and effect of judgments, order or decrees other than those mentioned in Section 41. ऐसे जजमेंट जो सेक्शन 41 के अलावा है उनकी रिलीवेंसी क्या होगी, ये सेक्शन 42 में डिस्कस किया हुआ है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42, जजमेंट, ऑर्डर और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 41 आर रिलीवेंट. तो जो भी जजमेंट है, जो भी डिक्री है सेक्शन 41 के अलावा, सेक्शन 41 में देखे हमने प्रोबेट जुरिस्डिक्शन देखे, एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन देखे, इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन देखे, मैट्रिमोनियल जुरिस्डिक्शन देखे, इसमें पास किया हुआ जजमेंट तो रिलीवेंट रहेगा उस पर्टिकुलर मैटर में. उनके अलावा जो पास किए वाले जजमेंट है वो भी रिलीवेंट होंगे सेक्शन 42 में. इफ दे रिलेट्स टू मैटर ऑफ अ पब्लिक नेचर, अगर वो जजमेंट मैटर ऑफ पब्लिक नेचर को रिलेट करता है, relevant to the inquiry, if they relate to a matter of public nature relevant to the inquiry, but such judgments, order or decrees are not conclusive proof of that which they state. but वो जो judgment, order और decree वो conclusive proof नहीं होगा जो उसमें बताया गया है. relevant होगा लेकिन conclusive proof नहीं होगा. अभी देखिए कि राम सूज श्याम फॉर ट्रेसपास ऑन हिज लैंड. राम ने श्याम के अगेंस्ट में सूट फाइल किया कि उसने मेरे लैंड पे ट्रेसपास किया, अनलॉफुल एंट्री किया. श्याम अलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पब्लिक राइट ऑफ वे ओवर द लैंड विच राम डिनाइज. श्याम का यह कहना था कि भाई ये जो रोड यूज करने का पब्लिक राइट है जो मैं इंजॉय कर रहा हूं और जिसको राम ने डिनाई किया. राम ने सूट फाइल किया श्याम के अगेंस्ट में ट्रेसपास के लिए और श्याम का कहना यह था कि भाई ये पब्लिक रोड है जो मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन राम का कहना था कि पब्लिक रोड नहीं है. अभी देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिक्री इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट in a suit by Ram against Ganesh or trespass on the same land in which Ganesh alleged the existence of the same right of way is relevant. अब यहां पर क्या होगा कि the existence of a decree in favor of the defendant, डिफेंडेंट के फेवर में एक डिक्री का एग्जिस्टेंस था. इन अ सूट बाय राम अगेंस्ट गणेश, तो राम ने पहले गणेश के अगेंस्ट में सूट फाइल किया था और ट्रेसपास ऑन द लैंड, उसमें भी उसने ये कहा था कि गणेश ने ट्रेसपास किया है मेरे लैंड पे. इन विच गणेश अलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेम राइट ऑफ वे इज रिलीवेंट. वहां पर भी गणेश ने भी वही कहा था कि ये मेरा पब्लिक राइट है, ये पब्लिक रोड है. समझ रहे हो? अभी के जो केस में है, राम ने श्याम के अगेंस्ट में सूट फाइल किया ट्रेसपास का, और इस केस में श्याम का ये कहना है कि ये पब्लिक वे है, पब्लिक रोड है, जो कि राम डिनाई कर रहा. लेकिन एक जजमेंट ऑलरेडी पास हुआ है कि जहां पर डिफेंडेंट के फेवर में डिक्री पास हुई थी. मतलब उस केस में कौन था? राम ही प्लेंटिफ था, लेकिन डिफेंडेंट था गणेश, और राम ने गणेश के अगेंस्ट में सूट फाइल किया था पिछले सूट में, और वहां पर भी उसने यही कहा था कि गणेश ने ट्रेसपास किया, और वहां पर गणेश ने यह कहा था कि उसका पब्लिक राइट है, पब्लिक रोड है वो, और कोर्ट ने गणेश के फेवर में जजमेंट पास किया. वो जजमेंट यहां पर रिलीवेंट हो जाएगा. श्याम वो जजमेंट को यहां पर रेफर कर सकता है एंड दैट जजमेंट बिकम्स रिलीवेंट अंडर दिस पर्टिकुलर केस. बट it is not conclusive proof that the right of way exists. बट वो जजमेंट तो रिलीवेंट होगा सेक्शन 42 में, लेकिन ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा कि द राइट ऑफ वे एग्जिस्ट, कि शाम का पब्लिक राइट ऑफ वे एग्जिस्टेंस में है. ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा, खाली वो जजमेंट यहां पर रिलीवेंट होगा. उमा स्वामी वर्सेस अप्पल्लू.
where the trustee of the temple obtained a decree against certain landowners for recovering certain amounts are due to the temple on the alleged right. तो यहां पर ट्रस्टी, जो टेम्पल के ट्रस्टी थे, उन्होंने एक डिक्री ऑब्टेन किया लैंड ओनर के अगेंस्ट में फॉर रिकवरिंग सर्टेन अमाउंट, के कोर्ट ने जो डिक्री दिया था, लैंड ओनर को ऑर्डर किया था कि हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट्स टू द ट्रस्टी ऑफ टेम्पल ड्यू टू द टेम्पल ऑन द alleged right. It was held that in other suit against other landowner in which the trustees claimed under the same right, the previous decrees are relevant as they were matters of public nature. तो दोबारा वापिस से दूसरे लैंड ओनर के अगेंस्ट में जो सूट फाइल किए उन्होंने, काय के लिए, कि वो राइट क्लेम करने के लिए, तो उस सेकंड सूट में जो प्रीवियस कोर्ट ने जजमेंट पास किया था जिसमें लैंड ओनर को पैसे देने के लिए कहा था, वो जजमेंट यहां पर रिलीवेंट हो जाएगा सेकंड सूट में. अब सेक्शन 43 है कि सेक्शन 43 प्रोवाइड दैट जजमेंट, ऑर्डर और डिक्रीज अदर देन दोस मेंशन इन सेक्शन 40, 41 एंड 42 आर रिलीवेंट. ऐसे जजमेंट, ऐसे डिक्री, ऐसे ऑर्डर जो सेक्शन 40, 41 और 42 में नहीं है, वो भी रिलीवेंट आर इररिलेवेंट, वो इररिलेवेंट रहेंगे unless the existence of such judgment, order or decree is a fact in issue or is relevant under some other provision of this act. जब तक वो जो existence of judgment, order और decree is a fact in issue, वो judgment, order और decree fact in issue में ना हो और is relevant under some other provision of this act, और वो judgment दूसरे प्रोविजन में एक्ट के रिलीवेंट ना हो, तो सेक्शन 40, 41, 42 के अलावा जितने भी जजमेंट रहेंगे वो सब इररिलेवेंट होंगे. जब अगर जजमेंट फैक्ट इन इशू है तो वो रिलीवेंट रहेगा, अगर फैक्ट इन इशू नहीं है तो वो जजमेंट इररिलेवेंट ही रहेगा सेक्शन 43 के हिसाब से. अभी देखिए एग्जांपल है, राम एंड श्याम सेपरेटली सूज गणेश फॉर अ लाइबल. राम और श्याम ने दोनों ने गणेश के अगेंस्ट में सूट फाइल किया कि उन्होंने डिफेमेशन किया, लाइबल उनके अगेंस्ट में पब्लिश किया है. गणेश इन ईच केस सेज दैट द मैटर अलेज्ड ट्रू, लाइबलिस इज ट्रू. गणेश ने दोनों केस में यह कहा कि जो मैंने कुछ लिखा, जिनको उन्होंने ये डिफेमेशन कह रहे हैं, वो सब सही है, जो इन्होंने लाइबलिस कह रहे हैं वो सही है, वो ट्रू स्टेटमेंट है. देन Ramesh obtains a decree against Ganesh for damages on the ground that Ganesh failed to make out his justification. तो राम को एक डिक्री पास हुई, कोर्ट ने राम के फेवर में जजमेंट पास किया अगेंस्ट गणेश फॉर डैमेजेस, और गणेश को ऑर्डर दिया कि यू हैव टू पे डैमेजेस टू राम बिकॉज गणेश फेल टू मेक आउट हिज जस्टिफिकेशन. जो गणेश कह रहा था कि जो मैंने लाइबल किया, जो मैंने स्टेटमेंट पास किया वो सही है, वो प्रूव नहीं कर सका. इसके कॉन्सिक्वेंसेस में कोर्ट ने गणेश को ऑर्डर किया कि राम को डैमेजेस पे करने के लिए. अब होगा यहां ऐसा कि द फैक्ट इज इररिलेवेंट एज बिटवीन श्याम एंड गणेश. अब ये जो फैक्ट है ये श्याम और गणेश के बीच में इररिलेवेंट होगा. अब ये फैक्ट के चलते श्याम ये नहीं कह सकता कि राम को कोर्ट ने जजमेंट राम के फेवर में पास किया इसलिए मेरे भी फेवर में पास होना चाहिए. वो जजमेंट श्याम और गणेश के केस में इररिलेवेंट हो जाएगा. अब अनदर एग्जांपल इज दैट रमेश प्रोसिक्यूट्स श्याम फॉर स्टीलिंग अ काउ फ्रॉम हिम. रमेश ने सुरेश के अगेंस्ट में सूट फाइल किया, प्रोसिक्यूट किया सॉरी, फॉर स्टीलिंग अ काउ फ्रॉम हिम. रमेश ने चार्जेस क्या लगाया कि उसने मेरी गाय चुराया. सुरेश इज कन्विक्टेड. सुरेश को कोर्ट ने सजा सुना दिया. रमेश देन सू नरेश फॉर द काउ व्हेन सुरेश सोल्ड टू हिम बिफोर कन्विक्शन. उसके बाद रमेश ने क्या किया, नरेश के अगेंस्ट में सूट फाइल किया. काय के लिए, कि गाय के लिए, जो कि सुरेश ने उसको बेचा था. समझ रहे हो, सुरेश ने रमेश के पास से गाय चोरी किया और नरेश को बेच दिया. सुरेश को तो कन्विक्शन हो गया थेफ्ट में, लेकिन उसके बाद रमेश ने नरेश के अगेंस्ट में सूट फाइल किया. काय के लिए, गाय, कि तुझे वो सुरेश ने मेरी गाय चुरा कर बेचा है और वो मुझे चाहिए. सोल्ड टू हिम बिफोर कन्विक्शन. कन्विक्शन के पहले उसने नरेश को बेच दिया था वो गाय. अब हुआ ऐसा, एज बिटवीन रमेश एंड नरेश द जजमेंट अगेंस्ट सुरेश इज इररिलेवेंट. जो सुरेश के अगेंस्ट में जजमेंट पास किया गया कन्विक्शन का, गाय के चोरी में सुरेश को जो कन्विक्शन हुआ, इंप्रिजनमेंट हुआ, वो जजमेंट ये केस में कहा के रमेश ने जो नरेश के अगेंस्ट में केस किया रिकवरी ऑफ काउ के बारे में, यहां पर वो जजमेंट इररिलेवेंट हो जाएगा. वो जजमेंट यहां पर रिलेवेंट नहीं होगा. Another example is that Ramesh has obtained a decree for the possession of land against Suresh.
तो रमेश ने क्या किया, सुरेश के अगेंस्ट में डिक्री पास हुई पोजीशन ऑफ लैंड की। रमेश ने सुरेश के अगेंस्ट में सूट फाइल किया था रिकवरी ऑफ पोजीशन का, और कोर्ट ने सुरेश के अगेंस्ट में जजमेंट पास किया और रमेश को पोजीशन दे दिया। अब यहां पर देखो, नरेश सुरेश सन मर्डर रमेश इन कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो नरेश, जो सुरेश का लड़का था, कि उसके पिताजी के अगेंस्ट में डिक्री पास हुई, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में उसने रमेश का मर्डर कर दिया। अब द एग्जिस्टेंस ऑफ द जजमेंट इज रेलिवेंट एज शोइंग मोटिव फॉर अ क्राइम। इस सिचुएशन में क्या होगा कि वो जो जजमेंट कि रमेश ने जो सुरेश के अगेंस्ट में सूट फाइल किया था, काय के लिए, रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए, और कोर्ट ने रमेश को पोजीशन दे दिया, ये जो जजमेंट है ये जजमेंट रिलीवेंट हो जाएगा कौन से केस में, जो केस में नरेश ने रमेश का मर्डर किया वो केस में रिलीवेंट होगा। क्यों? आई शोइंग मोटिव फॉर अ क्राइम, क्योंकि ये जो जजमेंट है रिकवरी ऑफ पोजीशन का जो जजमेंट है वो मोटिव प्रूव कर रहा है कि उसके चलते ही नरेश ने रमेश का मर्डर किया। दैट्स व्हाई दैट जजमेंट बिकम्स रिलीवेंट। नाउ सेक्शन 44, फ्रॉड और कोल्यूजन in obtaining judgment or incompetency of court may be proved. Section 44. So the general rule is a judgment of a competent court shall be binding on the parties operating as res judicata in subsequent proceeding between the same parties. तो जनरल रूल क्या है? दो पार्टीज के बीच में अगर कोर्ट जजमेंट पास करता है तो दैट जजमेंट इज बिकम बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टी पे वो जजमेंट बाउंड करता है, वही केस वापस से वो पार्टीज फाइल नहीं कर सकते, रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 44 contains exception to this rule. According to section 44, a judgment is liable to be annulled, impeached on the ground of want of jurisdiction, fraud and collusion. तो सेक्शन 44 एक्सेप्शन बताता है, एक आधा जजमेंट जो कोर्ट ने पास किया वो जजमेंट फॉर एग्जांपल ऐसे कोर्ट ने पास किया कि जो कोर्ट को जुरिस्डिक्शन ही नहीं था वो केस चलाने का, तो वो जजमेंट क्या होगा? वो जजमेंट अनल्ड होगा, वो जजमेंट कैंसल होगा। एक आधे कोर्ट को जुरिस्डिक्शन ही नहीं था कोई केस चलाने का और वो कोर्ट ने जजमेंट पास किया, वो जजमेंट कैंसल हो सकता है। फ्रॉड से लिया हुआ जजमेंट कैंसल हो सकता है, कोलिजन से लिया हुआ जजमेंट कैंसल हो सकता है। इट रन्स एज फॉलोज। Any party to a suit or other proceeding may show that any judgment, order or decree which is relevant under section 40, 41 or 42 and which has been proved by the adverse party was delivered by a court not competent to deliver it. ऐसे कोर्ट ने जजमेंट डिलीवर किया जिसको कंपिटेंट ही नहीं है वो जजमेंट डिलीवर करने के लिए, और was obtained by fraud or collusion, और वो जजमेंट फ्रॉड करके ऑब्टेन किया गया है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा? वो जजमेंट को अनल कर सकता है, वो जजमेंट को कैंसल कर सकता है। सेक्शन 44 में प्रोबेबल क्वेश्चन है, द जजमेंट इन रम कैन बी इम्पीच्ड इफ इट इज शोन दैट द कोर्ट हैड नो जुरिस्डिक्शन, द जजमेंट वाज ऑब्टेन बाय फ्रॉड, द जजमेंट वाज ऑब्टेन बाय कोलिजन, ऑल ऑफ द अबव। तो हमने देखा ऑलरेडी कि वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन रहने दो, फ्रॉड रहने दो या वांट ऑफ कोलिजन रहने दो, तीनों सिचुएशन में जजमेंट इम्पीच हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर. So this is a particular part second of judgment, relevancy of judgment. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.